नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। हम पिछली क्लास में भारतीय कला संस्कृति के बारे में चर्चा कर रहे थे और भारतीय कला संस्कृति के अंदर हम इंडो एशियन शैली के बारे में इंडो इस्लामिक शैली के बारे में चर्चा कर चुके थे। इंडो इस्लामिक शैली के अंदर हमने जो है सबसे पहले उसकी विशेषता समझी, किस प्रकार की उसकी विशेषताएं हैं, कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है, उसका विकास काल क्या था। तो विकास काल के अंदर हमने बात कर ली थी कि सल्तनत काल और मुगल काल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, मुगल स्थापत्य कला के बारे में। उसके बाद में विशेष क्षेत्रों के बारे में हम बात कर चुके थे, जौनपुर बंगाल वाला क्षेत्र या दक्कन वाला क्षेत्र, ठीक है। तो उन क्षेत्रों के बारे में भी हमने विशेष चर्चा कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग मुगल स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। चलिएगा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मुगल स्थापत्य कला के अंदर हम 4-5 नाम पढ़ने को मिलेंगे, जिसके अंदर देखिएगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बाबर के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे इसके बाद में हुमायूं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हुमायूं के बारे में। तीसरा हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। चौथा हम पढ़ेंगे यहाँ पर जहांगीर के बारे में। और पांचवा हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। और छठा हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। मुख्य रूप से मुगल स्थापत्य कला के अंदर हम ये 4-5 नाम पढ़ने को मिलते हैं, जिनमें से विशेष रूप से जो है यानी कि 6 नाम आपके सामने मैंने रखे हैं, जिसमें से सबसे विशेष सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रखी गई है वो शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां की जो स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगर मैं इसको अलग वे में पढ़ाता, अलग तरीके से अगर आपको पढ़ाता, जिस प्रकार से मैंने इतिहास में आपको लिख पाया है, इतिहास में मैंने ये चीजें पढ़ाई है आपको, यानी कि इसमें से कोई भी चीज छोटी हुई नहीं है। बाकी एक तरीके से ये मान के चलिएगा कि माइंस के दृष्टि से इतिहास में आप लोगों ने चीजें नहीं पढ़ी है। बाकी प्रीलिम्स की दृष्टि से मैंने आपको सब कुछ बताया कि स्वर्णिम काल किस कला को किस शासक के काल को कहा गया है, किस प्रकार की कला संस्कृति का प्रयोग किया गया था, किन किन चीजों का इसने निर्माण करवाया है। तो वही कला संस्कृति थी, वही चीजें आप लोगों ने पढ़ ली है, लेकिन फिर भी आप लोगों का मेंस की दृष्टि से जो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंसर राइटिंग करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप इतिहास में से इतिहास के अंदर से आप थ्योरिकल हिस्ट्री जो है आप लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। इतिहास के अंदर आप क्या करते हैं? शॉर्ट पॉइंट्स ढूंढते हैं, और जो टीचर आपको शॉर्ट पॉइंट्स पढ़ाता है उन्हीं चीजों को आप पसंद करते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि आप लोग कोई कंपटीशन जो एग्जाम है, यानी कि वन एग्जाम जो कि प्रीलिम्स एग्जाम की तरह जो एग्जाम होता है, उसमें आप लोग सक्रिय या फिर उसमें आप भागीदारी निभा सकते हैं, वो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। लेकिन यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम जैसे एग्जाम देने के लिए आप लोगों के लिए वो तरीका उचित नहीं है। आप लोगों के लिए वो तरीका उचित इसलिए नहीं है क्योंकि आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी होती है, और आंसर राइटिंग हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। हर कोई नहीं, बल्कि मैं कहूं कि अगर आप इन चीजों को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तब जाकर आप लोग आंसर राइटिंग कर पाएंगे, और लगभग इसमें से आपको 50% चीजें याद होनी चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे, अन्यथा आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होता है? प्रीलिम्स एग्जाम में सब चीजें आपके सामने होती है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, बस आपको सोचना है और जवाब लगाना है, ठीक है। जबकि मेंस एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। मेंस एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन होता है, उसके ऊपर आपको 2.5-3 पेज लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को देखते हैं। तो चलिएगा अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुगल स्थापत्य कला की। मुगल स्थापत्य कला को देखिएगा इंडो इस्लामिक शैली का सुंदर समन्वय यानी कि प्रस्तुत करता है। सुंदर समन्वय जो है वो स्थापित करता है या प्रस्तुत करता है। इसमें भारतीय त्रिवेदी एवं इस्लामिक अर्कुविता शैली का भी मिश्रण जो है दिखाई पड़ता है मुगल काल के अंदर, ठीक है। इस तरह से इसमें देखिएगा बौद्ध, जैन, ईरानी कला, और इसके बाद में ईरानी कला शैली के तत्व भी मिलते हैं। भवनों में बलुए पत्थर संगमरमर का प्रयोग किया गया है मुगल काल के अंदर। इसके बाद में भवनों पर बहुमूल्य पत्थर एवं हीरे जवाहरात से किया गया है। जड़ावत उल्लेखनीय है, जिनमें से पुत्रद्वार कहते हैं। सर्वप्रथम पुत्रद्वार का प्रयोग आगरा में स्थित एतमुद्दौला के मकबरे पर किया गया था। इसका निर्माण जो है नूरजहां ने करवाया था, और मुगल काल में 4 भाग शैली का दोहराए गुंबद का प्रयोग अत्यधिक हुआ है। और मुगल शैली का जो प्रथम स्मारक जो है हुमायूं का मकबरा है। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, जिसका निर्माण दिल्ली के हाजी बेगम ने करवाया था। ये दोहराए गुंबद का प्रयोग किया गया है, पहला उदाहरण है, और इससे ताजमहल का पूर्व रूप जो है माना जाता है। ताजमहल का पूर्व रूप यानी कि ताजमहल के हूबहू ताजमहल जैसे उससे कॉपी किया गया हो, ठीक है। अकबर के काल में आगरा और फतेहपुर सीकरी में अनेक भवनों का निर्माण हुआ था। इन निर्माण कार्य के अंदर जो है लाल और ब्लू पत्थर जो है उसका प्रयोग किया गया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। जहांगीर के जन्म के उपलक्ष्य में करवाया था ये चीजें, ठीक है। अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। किसकी खुशी में? जहांगीर के जन्म के उपलक्ष्य में करवाया था। यहाँ पर निर्मित भवन जो है लाल ब्लू पत्थर के बने हुए होते हैं। ये
बने हुए पंचमहल जो है बौद्ध विहार निर्माण को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर बने हुए बुलंद दरवाजे गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में बनाए गए थे या निर्मित थे। ये अकबर के इब्तदार खान के खाने का निर्माण कराया गया था, जहां पर विभिन्न धर्मों के लोगों की मुलाकात करते थे। जहांगीर के काल में आगरा के पास में सिकंदर में अकबर का मकबरा बनाया गया है। ये संगमरमर की जालियां और दीवारों पर की गई सजावट अत्यंत उल्लेखनीय है। इसी तरह से जहांगीर ने जो है लाहौर के मोती मस्जिद का निर्माण करवाया और कश्मीर के अंदर सालांबर बाग का निर्माण करवाया था। तो ये सारी चीजें आप लोग इतिहास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप भारतीय कला संस्कृति के नजरिया से एक बार और पढ़ लीजिएगा। शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस काल में संगमरमर का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। इसमें दिल्ली के अंदर जो है लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया तथा आगरा, ताजमहल एवं लाहौर के अंदर सिलमार बाग का निर्माण करवाया गया है। ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में यानी कि उसकी याद में करवाया गया है, जो कि उत्तर दुर्ग का उपयोग किया गया है। चार बाग शैली के लिए जाना जाता है। इसे विद्वान होनोल ने जो है नारीत्व का शकार प्रतिमा कहा गया है, जबकि शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। औरंगजेब के काल में मुगल वास्तुकला के अवनति हुआ था। इसी कला में यानी कि इसके काल में औरंगजेब में बनाए हुए रूबिया उद्दीन मकबरा यानी कि बीबी का मकबरा जो है प्रसिद्ध है। इसी ताज को जो है बद्दी नकल कहा जाता है। इसी को जो है ताज की जो है बद्दी नकल कहा जाता है ताजमहल की। वस्तुतः ये चार बाग शैली का निर्मित है। अब इसके बाद में जो मस्जिदें हैं उनकी स्थापत्य कलाओं के अंगों के बारे में बात करते हैं कि मस्जिद के कौन कौन से अंग हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। मुगल काल में मस्जिदों के जो अंग हुआ करते थे, जिस प्रकार से हमने मंदिरों के बारे में पढ़ा था कि गुंबद, प्रवेश द्वार किस प्रकार का होता है, चौखट किसे कहते हैं, ठीक है, गुंबद किसे कहते हैं और पवित्र गर्भगृह किसे कहते हैं, तो उनके बारे में बात कर चुके थे। उसी प्रकार से अब मस्जिदों के बारे में बात करेंगे कि मुगल काल के अंदर जो मस्जिदें थी उनको किन किन अंगों से या फिर मस्जिदों की स्थापत्य कला के अंदर किन किन अंगों का प्रयोग किया गया है। देखिएगा इसके अंदर एक पहला जो है उसके अंदर है लिविन जो है इसके अंदर क्या बताया गया है कि ये मस्जिद का अंदर का जो खंबा वाला जो एक कक्ष होता है, यानी कि अंदर वाला जो एक कक्ष होता है उसको कहा जाता है लिविन, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा किवेल होता है। किवेल किसे कहा जाता है? ये मस्जिद के नमाज पढ़ने की जो जगह होती है, कक्ष होता है, जो दीवार होती है उसको कहा जाता है, जो कि सदैव मक्का में स्थित होता है और काबा की दिशा के अंदर होता है। मक्का और काबा की दिशा के अंदर इसकी दिशा होती है, जो कि काबा यानी कि सऊदी अरब में मक्का में स्थित धनोनकार इमारत है और इसके 7 बार जो है परिक्रमा का रीति का तवफ, इसको क्या कहते हैं? तवफ कहते हैं, तवफ कहा जाता है। और हज यात्रा के इसी रिवाज को पूरा किया जाता है। हज यात्रा कर इसको पूरा किया जाता है और इसके 7 बार परिक्रमा लगाई जाती है, जिसको तवफ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं मकसूर के बारे में। मकसूर क्या होता है? ये मस्जिद का हिस्सा होता है। मस्जिद में जो है कबुल के आखिरकार जो शिरा होता है या मकसूर होता है उसको मकसूर कहते हैं। इसका प्रयोग प्राय शाही व्यक्ति या मौलवी व्यक्ति जो है वो मौलवियों के करने का अधिकार था, यानी कि इसका प्रयोग जो है वही व्यक्ति कर सकते हैं, शाही व्यक्ति कर सकते हैं या फिर मौलवी कर सकते हैं। इसके बाद में साहन होता है। साहन क्या होता है? ये एक मस्जिद का आंगन है जहां पर मुस्लिम अन्यायी जो है यानी कि मुस्लिम अन्यायी जो है वो प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के लिए वहां पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मस्जिदों के 4 अंग होते हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की है, जो कि मुगल काल की मस्जिदों की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान समय की बात नहीं कर रहा हूं। वर्तमान समय में पता नहीं किस प्रकार की मस्जिदों का निर्माण किया गया, किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सा गर्भगृह होता है, ये अपने को अनुमान नहीं है। और लेकिन मुगल काल की कला, स्थापत्य कला की बात की जा रही है तो मुगल काल में इस प्रकार का 4 प्रकार की यानी कि 4 अंग हुआ करते थे मस्जिद के, तो उनके बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद में देखिएगा गिरजाघर के अंग किस प्रकार के होते थे। गिरजाघर मस्जिदों, पहले हमने मंदिरों की बात की, अब हम मस्जिदों की बात कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं गिरजाघर। गिरजाघर में किस प्रकार के होते थे? देखिएगा पालपट्टी यानी कि एक अंग होता है जिसको पालपट्टी कहते हैं। पालपट्टी किसे कहा जाता है ये देख लीजिएगा। ये गिरजाघर का एक ऊंचा स्थान होता है जहां पर पादरी प्रार्थना करते हैं, यानी कि पादरी लोग प्रार्थना करने वालों का संबोधित करते हैं, वहां से खड़े रहकर क्या करते हैं? संबोधित करते हैं लोगों को। इसके बाद में देखिएगा चाशोल क्या होता है? चाशोल ये गिरजाघर के पादरियों के लिए जो है आरक्षित क्षेत्र होता है। यहाँ पर प्रदेश गिरा हुआ होता है। ये मुख्य जो है वेदी रखा जाता है। यहाँ पर किसको रखा जाता है? वेदियों को, यानी कि जो वेद होते हैं, जो ग्रंथ होते हैं, उनको रखा जाता है। इसके बाद में आयल, यानी कि आयल का मतलब होता है गलियारा। जो गलियारा होता है ये गिरजाघर की दीवार तथा बैठने की जगहों के बीच में एक सकरी जगह होती है, यानी कि सकरी से गली होती है, जो कि भारत में दिहाली गरिमा घर जो गिरजाघर है उसमें केरल में लगभग जो है 1510 ईस्वी में बनाया गया था।
ठीक है। इसके बाद में सेना गंगा यानी कि यहूदी पूजा स्थल होता है सेना गंगा, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सिनी गंगा किस प्रकार की आकृति का हुआ करता था। सिनी गंगा यहूदी धर्म की जो पूजा स्थल हुआ करता था। यहूदी धर्म के संस्थापक इब्राहिम को माना जाता है और यहूदी पुरोहितों को जो है रवि कहा जाता है और इसके धर्म ग्रंथ जो है जिसमें तोरा, तोनका, तलमांडू कहते हैं, प्रमुख रूप से ग्रंथ है इनके धार्मिक। जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिमों में गीता, कुरान, रामायण, महाभारत है, उसी प्रकार से यहूदी धर्म के अंदर एकेश्वरवाद है। इसका मानना यह है कि ईश्वर अपने संदेश जो है पैगंबर के माध्यम से प्रेषित करता है और मासू इसका मुख्य रूप से पैगंबर माना जाता था। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं गुरुद्वार किस प्रकार के होते थे। तो सिख शासकों ने अपने निर्माण शैली के अंदर कुछ तत्वों तथा मुगलों से ग्रहण कर किया, किंतु कुछ नए तत्वों को शामिल किया और सिख और वास्तुकला के क्षेत्रों के अंदर जो है छतरियों को बहुलियत तथा धारदार गुंबदों को कांसे या तांबे से जुड़े हुए हुआ करते थे तथा इसको सिख लोग जो हुआ करते थे वो अत्यधिक प्रयोग किया करते थे, यानी कि जिसके अंदर झरोखों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। और उल्लेखनीय विशेष है गुरुद्वारा आज वर्तमान समय में भी आप लोग देख सकते हैं। अमृतसर में स्वर्णिम मंदिर एक बड़ा सरोवर के मध्य में स्थित है और यह मुख्य भूमि का एक पक्का सेतु से जुड़ा हुआ है। अमृतसर के शहर की स्थापत्य सिखों के छोटे गुरु रामदास द्वारा की गई है। इन्हें अकबर के द्वारा भूमि प्रदान की गई थी। यह स्वर्णिम मंदिर का निर्माण में पांचवें जो सिख गुरु थे गुरु अर्जन देव के द्वारा किया गया था और इससे पहले हरि मदिर साहब को भी कहते थे और इसके नींव रखने का श्रेय जो है एक सूफी संत जिसका नाम था मैया मीर को दिया जाता है, जो कि 1803 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने इसे गुरुद्वारा में संगमरमर का प्रयोग किया और कितने 400 केजी का सोने की परत चढ़वाई तथा तांबे के इसमें स्वर्णिम मंदिर के नाम से जाना जाता है। तब से ही इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णिम मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगियारी या पारसी पूजा स्थल क्या होता है? अगियारी या पारसी पूजा स्थल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय कला स्थापत्य कला की बात कर रहे हैं तो मंदिरों के धर्म की बात कर रहे हैं तो फिर सभी को लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम रहते हैं या सिख रहते हैं या जैन रहते हैं, ईसाई रहते हैं तो उन्हीं का बात की जाए, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला के बारे में वर्तमान समय का स्वरूप नहीं है, ये आप लोगों का उस समय के स्वरूप है जिस समय मध्यकालीन भारत की बात कर रहा हूँ मैं। वर्तमान समय की जो स्थापत्य कला हम लोग पढ़ रहे हैं ये मध्यकालीन भारत की है, ना प्राचीन भारत की है ना आधुनिक भारत की है, ये मध्यकालीन भारत की है। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा अगियारा या पारसी पूजा स्थल किस प्रकार का हुआ करता था। यहाँ पर पारसी धर्म की पूजा स्थल होता है। पारसी धर्म की संस्थापक जो है जरथुस्त्र को माना जाता है। ये एक एकेश्वरवाद की विचारधारा है और यहाँ पर एक ही ईश्वर अहुर मंजिल में विश्वास करता है और इसके प्रमुख ग्रंथ जो जेदा है, जेदा में ही ये लोग क्या करते हैं? आस्था करते हैं और प्रमुख चिन्ह जो है सदा यानी कि पवित्र धातु एवं धागे में धागा माना जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से आधुनिक वास्तुकला के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। आधुनिक वास्तुकला ये थी आपके मध्यकालीन वास्तुकला। ये जितने भी धर्मों के बारे में जितने भी स्थापत्य कलाओं के बारे में हमने पढ़ा ये सब मध्यकालीन थी। अब हम बात करेंगे आधुनिक के समय के अंदर विक्टोरिया काल की बात करेंगे, जिसमें विक्टोरियन वास्तुकला के भी आ जाएगा। ठीक है। मध्यकाल के बाद की कला के बारे में विक्टोरियन काल कला जो शैली है वो भारत में भारतीय और पश्चिमी वास्तुकला का समन्वय करती है। इसमें स्तंभ एवं टेरिसदार छतों का अत्यधिक निर्माण किया गया है। 1911 में जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निश्चय हुआ तो दिल्ली में मुख्य वास्तुकार लुटियाना एवं उनके सहयोगी जो है एडवर्ड वेफर ने यूरोपीय शैलियों के भवनों के अनुरूप निर्माण किया था, जिसमें विशाल खिड़कियां होती थी। विशाल खिड़कियों का निर्माण उल्लेखनीय है। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन लुटियाना में तैयार किया गया था और युद्ध स्मारकों के रूप में इसका निर्माण 1913 के अंदर किया गया। इसका निर्माण उन भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था जो कि प्रथम विश्व युद्ध में और अफगान में युद्ध में शहीद हुए थे। यह अमर जवान ज्योति स्वतंत्रता के बाद बना, जो कि ये 1971 में भारतीय पाक यानी कि भारत और पाक के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान के लिए बनाया गया था। इसी तरह से जो है निर्माण किया गया था और 1924 में जॉर्ज विटेट ने कहा था कि इसका निर्माण ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज यानी कि जॉर्ज पंचम एवं रानी मैरी के भारत का आगमन पर 1911 के सम्मान में हुआ था। वास्तुकला के क्षेत्र में लोरी वेफर के नाम से उल्लेखनीय है। इसमें केरल का सामूहिक आवास निर्माण के क्षेत्र की क्रांति लाई गई है। गरीबों के लिए वास्तुशिल्प के रूप में प्रसिद्ध वेकेर का मूल सिद्धांत भवनों का पर्यावरण अनुकूल निर्मित करना था। इसमें जहां तक संभव हो सका है
निर्माण यानी कि इसका जो निर्माण में स्थानीय रूप से जो है उपलक्ष्य या उपलब्धियां जो है वो सामग्रियों का निर्मित करने के लिए बल दिया गया है। उन्होंने मकानों के अंदर जो है बाह्य यानी कि वायु संरचना एवं प्रकाश की उपलब्धि पर बल दिया है। इसी निर्माणों को प्रसन्नता पर आज भी कहते हैं, इसलिए इन्हें वास्तुकला की क्रांति का अग्रदूत के रूप में माना जाता है। वर्तमान समय की बात कर रहा है, मतलब इन कलाओं के अंदर वर्तमान समय की बात की जा रही है, क्योंकि वर्तमान समय में भी हवा और जिसके लिए आप लोग विंडो छोड़ते हैं, खिड़कियां छोड़ते हैं, हवा और प्रकाशदान दोनों चीजें होना बहुत आवश्यक होती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे शिल्पकला के बारे में। शिल्पकला क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर अशोक स्तंभ के बारे में हम बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, ये जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें आप लोगों को वैसे इतिहास में सारी चीजें नॉलेज है आपको, क्योंकि इतिहास के अंदर हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए दिक्कत होती होगी। तो मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए जो दिक्कत होती है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने एक थ्योरी जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। इस थ्योरी को आप लोग जो है अगर आप चाहें तो मतलब ये सब चीजें सेम टू सेम जो है प्रिंटेड नोट्स जो है आपके कोचिंग के जो है वो भी आप लोग खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये चीजें मिलेगी। अगर आप स्वयं के बनाना चाहते हैं तो आपको जल्दी ही जो है यानी कि आप महिंद्रा इस एकेडमी का जो आपका एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर आप लोग देखेंगे तो उस एप्लीकेशन पर आपको सर्वप्रथम में एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है मैं इस पीडीएफ को अपलोड करवा दूंगा, तो वहां से भी आप लोग देखकर नोट्स बना सकते हैं, सेम टू सेम आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आप क्लास के अंदर से नोट्स बना रहे हैं तो भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि क्लास के अंदर से बनाएंगे तो आपको वो भी चीजें याद रहेगी। थोड़ा सा समय आपका ज्यादा लगेगा क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी चीजें याद रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगली क्लास में फिर हम लोग